की है कि उन्होंने जो किया था रेल मंत्री के तहत वो सब सही था, लेकिन पार्टी को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्हें पद छोड़ना पड़ा और मुकुल रॉय को पद में आना पड़ा। उसके बाद जो है दिनेश त्रिवेदी का एक छोटा सा गुट बना, जो एमपीज हैं या एमएलए हैं जो उनसे राय एक मत रखते थे, वो उनके साथ लगातार संपर्क में रहे और लगातार ये बातें उठती रही कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस में दो राय है। एक राय जो नहीं चाहता था उस वक्त भी कि रेल मंत्री छोड़े त्रिवेदी, तो अभी जो फिलहाल जब ये सरकार से वापसी की बात हो रही है तो एक गुट है अभी भी जो ये नहीं चाहता है कि कांग्रेस से किसी तरह से भी जो है दूरियां बने। बहुत बहुत शुक्रिया सागर, आपका अपडेट आपसे लेते हैं। शादाब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी जुड़ रहे हैं। दिबांग, आपका बहुत स्वागत है। पहला कमेंट इसी पर, ये जो खबर आई है तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में क्या तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ दे, या ममता को भी परेशानियां हैं इसमें? मुझको लगता है कि आप ये देखें तो ममता ने जो दांव खेला है, तृणमूल कांग्रेस की जो हालत हो गई थी जिसमें वो बंधी हुई थी केंद्र से, उसका खजाना एक तरीके से खाली समझिए। केंद्र पैसा जो देना चाहता था उसका काम उससे नहीं बन रहा था और खींचतान एक लगातार महीनों से चल रही थी। मेरे ख्याल से ममता ने अपने लिए, ममता की तरफ से सोचें तो अच्छा किया कि इनसे अपना जंजाल छुड़ाया जी का। और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, बहुत उम्मीद से ममता, और ये जो कयास लग रहे थे कि ममता केंद्र को छोड़ देगी तो हालत उसकी बिगड़ जाएगी, मुझको नहीं लग रहा कि ऐसा वहां पर हुआ है। बल्कि अगर वामपंथी वहां देखें तो वामपंथी बिल्कुल कट गए हैं, क्योंकि ममता वामपंथियों से भी ज्यादा वाम में चले गई है। लेफ्ट को उन्होंने एक तरीके से आउट लेफ्ट कर दिया है। तो उससे एक स्थिति बन रही है जहां स्थानीय रूप पर और फौरी तौर पर ममता का अगर चार्ट बनाना हो तो उनका सितारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है। अब वो कैसा गवर्नेंस करती हैं, आगे क्या करती हैं, वो उन चीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल का ये जो फौरी जो खेल हुआ है उसमें मुझे लगता है ममता कुल मिला के फायदा हुआ। और वो एक ऐसी पार्टी है जहां ममता जो कहती है वही होता है, वही सब लोग मानते हैं, उन्हीं के भरोसे जो है वहां पर जीते हैं। जिस तरह के क्षेत्रीय दल हमारे यहाँ पर हैं, जिस तरह की जेडीयू को छोड़ दें या जेडीयू में भी कमोबेश वही स्थिति है, वो उसी तरह का क्षेत्रीय दल है और जो ममता चाहेगी वही होगा। मतलब वहाँ असंतुष्ट अगर है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको मानना पड़ेगा जो दीदी कहेंगी। वो असंतुष्ट होंगे तो वो टर्म उनका खत्म हो रहा होगा, बस वो आगे उनका जय हिंद जय भारत है। सिंह साहब, ये सवाल जैसे मैंने विनोद जी से भी किया था कि इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या ममता बनर्जी फायदे में है, जैसा दिबांग भी कह रहे हैं? जी हाँ, अगर आप पूरा स्टॉक लेंगे, बैलेंस शीट लेंगे तो ममता को एक बड़ा फायदा मिल रहा है। जो लेफ्ट का स्पेस था वो ममता ने, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, वो एक्वायर कर लिया है। दूसरा ये है कि पॉलिटिक्स मैसेजिंग का गेम होता है, उसमें ममता एकदम स्ट्रेट सामने आपके पंचायत इलेक्शन है। पिछली बार जो लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें ही ममता बहुत अच्छी थी। तो ऐसे में कांग्रेस से एक डिस्टेंस, और ये आप ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल में बेस वोट कांग्रेस का सिर्फ 6% है। वो 6% आज शिफ्ट हो सकता है। ममता के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि उस 6% वोट को ये किस तरह शिफ्ट करा, कम से कम 4% करा लें। तो जब आप पैथोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ममता के लिए बहुत कैलकुलेटेड ये मूव है और बिल्कुल सही मूव है। एक चीज है जहां डिफेक्ट, ये बात हो रही है कि साहब कुछ लोग टूट सकते हैं, ये दिनेश त्रिवेदी का कोई आज का नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। ये इस मुद्दे पे नहीं हुआ है, वो लगातार एक डिफरेंट कोर्स ले रहे हैं। लेकिन आप 91st अमेंडमेंट के बाद जो एंटी डिफेक्शन लॉ इस समय एग्जिस्ट करता है उसमें आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए स्प्लिट करने के लिए, और वो भी स्प्लिट नहीं होगा, मर्जर ही होगा। आपको अंततोगत्वा कांग्रेस में या लेफ्ट में मर्ज करना पड़ेगा। क्या कोई इस समय एमपी या एमएलए ये अफोर्ड कर सकता है कि वो कांग्रेस में मर्ज करे? कांग्रेस का स्टार्ट क्या उतना ऊंचा है वेस्ट बंगाल में? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि डिफेक्शन इस समय या पार्टी में कोई टूट हो सकती है। हाँ, इस तरह की टेंडेंसीज होती हैं, इस तरह के नाराजगियां होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी टूट होगी जिससे ममता को कोई दिक्कत होगी। कम से कम लोकसभा में आप देखें तो 19 मेंबर्स हैं और 13 मेंबर चाहिए वहां पे डिफेक्ट करने के लिए, जो कि 13 मेंबर मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ममता के टूटने की तैयारी में है, और वो भी मर्ज करने के लिए कि कांग्रेस में मर्ज करे, ये संभव नहीं। विनोद जी, कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि ममता बनर्जी के लिए चलिए ये सारी चीजें तो मैनेजेबल होंगी, लेकिन जिस मुद्दे का उन्होंने अभी विरोध किया है उसी मुद्दे के ऊपर उन्हें और परेशानी इसलिए झेलनी पड़ेगी क्योंकि सिंगूर जैसे मसले पर वो एक अलग पोज में दिखाई दे रही थी जब वामपंथी दल वहां पर थे। अब इस मसले पर वो कैसे डेवलपमेंट भी करेंगी, पश्चिम बंगाल की जनता जो उनसे एक्सपेक्ट कर रही है वो भी करेंगी और साथ ही साथ इसका विरोध भी करेंगी। नहीं, जैसे अभी दिबांग कर रहे थे कि उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि उन्होंने एक पोस्चरिंग ले ली, एक अपना मैसेज दे दिया कि वो लेफ्ट से भी ज्यादा प्रो पीपुल दिखना चाहती है कॉमन मैन के लिए, और कांग्रेस से उन्होंने यूपीए से दूरी बना ली, जो कि यूपीए को लेकर के इस समय महंगाई का मुद्दा है,
करप्शन का मुद्दा है या ये कोल ब्लॉक और ये सारे मुद्दे जो हैं और डीजल गैस और गैस का जो सारा मामला है, इसको लेके जो यूपी के खिलाफ एक माहौल जो बना है उससे उसका भी उन्होंने फायदा उठाया है। लेकिन असली सवाल वही आता है गवर्नेंस का। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि ममता ने जिस तरह से नॉन मतलब सिंह साहब बैठे हुए हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और टॉलरेंस के बहुत बड़े समर्थक हैं। जिस तरह ममता ने अभी पिछले दिनों एक असहनशीलता का जो परिचय दिया था, चाहे वो एक किसान को जो है बंद कराने का हो या वो एक प्रोफेसर का वो कार्टून वाला मामला हो, तो और उसके बाद गवर्नेंस का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल है पश्चिम बंगाल में, और गवर्नेंस जुड़ा है डेवलपमेंट के सवाल से। ममता देखिए लेफ्ट पर सबसे बड़ा आरोप क्या था, लेफ्ट पर आरोप यही था कि लेफ्ट जो है वही पुरानी अतीत की जो उनका जो डॉगमेटिक जो पॉलिटिक्स है उसी में उन्होंने पूरे प्रदेश को उलझा रखा है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट जो है सबसे कम, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वहां सबसे कम, मतलब गरीबी की हालत वहां जो आंकड़े थे, सोशल इंडेक्स जो वहां का था, तो वो सारा उसको लेकर लेफ्ट में हमेशा हमला होता रहा। और वही एक वजह थी कि ममता के पक्ष में पूरा माहौल बना और लेफ्ट को लोगों ने वाइप आउट किया पूरे पिछले चुनाव में। अब ममता को दो फ्रंट पे काम करना है। एक फ्रंट तो है कि लेफ्ट की तरह उनको प्रो पीपुल दिखना है, दूसरी तरफ उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है, ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें निवेश हो, राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, निवेश हो, विकास हो। अब वो ये जो दोनों चुनौतियां हैं, दोनों को एक साथ कैसे, क्योंकि जैसे ही वो अगर आपको कंसेशन देना पड़ेगा फिर इंडस्ट्री को, जब इंडस्ट्री को कंसेशन देंगे तो वो सारे मुद्दे उनके सामने आएंगे जो उन्होंने नंदीग्राम और सिंगूर में उठाया था। एक टाटा को जाकर गुजरात में जाना पड़ा। तो ये ममता के लिए बड़ी चुनौती है कि प्रो पीपुल और प्रो इंडस्ट्री और प्रो इन्वेस्टमेंट, अब एफडीआई का जिस तरह विरोध कर रही हैं एकदम बिल्कुल आउटराइटली, तो अब जो विदेशी निवेश वाली कंपनियां हैं वो कैसे वहां आएंगी, ये एक बड़ी चुनौती है। इन सारे सवालों का हल ममता को भविष्य में करना पड़ेगा कि वो इस पर कैसे अपना संतुलन बनाती है। जी हाँ, और अब हम आपको एक बार फिर बता दें कि 3 बजे ममता के 6 मंत्री इस्तीफा सौंपने वाले हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। इस बीच खबर ये भी आई कि सांसदों के बीच में फूट हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी ममता के लिए। बड़ा सवाल ये भी था कि क्या ममता बनर्जी फायदे में रही, तो हमारे तीनों मेहमान इस बात को मानते हैं कि हाँ, ममता बनर्जी इस पूरे मामले में फायदे में रही हैं। लेकिन अब लाख टक्के का सवाल यही है कि आप किसी चौराहे पर चले जाएं, पान की दुकान पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, दिमाग सवाल ये हो रहा है सरकार बच रही है, जा रही है? देखिए, सरकार भी बच रही है। ये ऐसा सौदा है जिसमें सब लोगों को फायदा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें कांग्रेस को नुकसान होगा। देखिए, अब 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब तक ये हल्ला नहीं था सब लोग कोलगेट की बात किया करते थे और मतलब प्रधानमंत्री की स्थिति की बात होती थी। अब पूरा डिस्कोर्स बदल गया है, पूरी बातचीत बदल गई है। टीवी स्टूडियो में आज हम बैठे हुए हैं, बहुत दिन पुरानी बात लगती है कि कोलगेट की बात होती थी, अब तो बात हो रही है ममता की, समर्थन की, सरकार के बचने की। सरकार बचेगी तभी। चिदम्बरम ने कल कहा कि हमारे पास पहले भी साथी थे, अब भी साथी हैं। उनको ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो चुनाव नहीं चाहते हैं, ऐसे दल हैं जो एक ही राज्य से 2 बड़े दल हैं, उनमें से वो आपस में दूरी बनाए रखना चाहते हैं और करीब भी उतना ही आना चाहते हैं एक दूसरे को। उनकी अपनी कॉम्पिटिटिव राजनीति भी है, वो भी देखने वाली बात है। बाकी और भी दल हैं जो उनको समर्थन को तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से, और एक बड़ी बात इसमें जो मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से हम देखें, जो सरकार की बात करें, हालांकि मैं बहुत जगह सुनता हूं कि जो ममता का दल है वो उनका सबसे बड़ा घटक दल है, यूपी का सबसे बड़ा घटक दल नहीं है, सबसे बड़ा घटक दल तो यूपीए में कांग्रेस है, ये दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है। पर चूंकि कांग्रेस को एकदम यूपीए मान लिया जाता है, तो एक बड़ा फायदा जो कांग्रेस को ये हुआ है कि जब तक ये राष्ट्रपति महोदय थे यहां पर मंत्री, तब तक एक कांग्रेस में लगता था कि कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा है, खींचतान सी मची हुई है, एक घुटन सी है, एक टेंशन सी है। मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में ये बात एक साफ दिख रही है कि पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की जो सरकार है, पार्टी और सरकार की जो दूरी है वो खत्म हुई है, एक बात। और दूसरी बात, इन लोग मुस्तैदी से एक दिशा की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले एक जो प्रधानमंत्री दिखते नहीं थे, छोटे छोटे मंत्री प्रधानमंत्री पर कुछ भी कह दिया करते थे, प्रधानमंत्री हैं और अगर आज बोलेंगे तो प्रधानमंत्री बोल भी रहे हैं, काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत जरूरी चीज थी जो होनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से एकदम ऐसा लग रहा था कि ये तो आत्महत्या वाली बात हो रही है, बिल्कुल सुसाइडल कोर्स पर हैं, उससे चीज हटी है। और ये बहुत एक जरूरी किसी भी सरकार के लिए
और ऐसी सरकार के लिए जिसके पास इतना करीब चुनाव हो, ये होना बहुत जरूरी बात है कि आप कुल मिलाकर दोनों ने सही किया, सरकार ने भी सही किया है और ममता ने भी सही किया, बहुत सही हुआ। अब सरकार को सिर्फ यही है कि लगातार दबाव उन पर रहेंगे, उसके बावजूद उनको आगे कदम उठाना है। और हम जानते हैं, हमने न्यूक्लियर डील पे देखा है, हमने देखा पिछले जो चुनाव हुए थे, आडवाणी जी ने अचानक इन पर कोई पर्सनल कमेंट किए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, फिर इनको क्लियरेंस मिला कि आप बोलिए, तो इन्होंने जब पलटवार किया, मनमोहन सिंह हालांकि ए भाई दर देख के चलो टाइप के नेता हैं, पर जब मौका उनको मिलता है और जब उनके मन में वो ठान लेते हैं कि नहीं अब मुझे करना है, तब उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। और वो उसी मुद्रा में है, उनको उसी में आगे चलना है। और मुझे लगता है कि इससे उनकी जो करप्शन के मामले वो तो धुलेंगे नहीं, पर एक जो साख गिर रही थी उसमें थोड़ी मदद मिलेगी। जो ये बात हो रही थी कि इन लोग कुछ करते नहीं, उसमें मदद मिलेगी। इस पर डिटेल में बात, मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी अगर आप ग्राफ बनाए जो मैं बता रहा था, तो उनका सितारा भी थोड़ा ऊपर की तरफ ही गया है। इस पर हम डिटेल में बात करते हैं कि सरकार के लिए ये कितना फायदेमंद रहा है या नुकसानदायक रहा है, क्या क्या सरकार का स्टैंड रहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ममता का शुक्रवार है, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शुक्रवार को सामने आ रहे हैं, देश के सामने आ रहे हैं, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अभी यहाँ पर स्टूडियो में दिबांग जी ने ये खबर मुझे दी है, तो आज उनका राष्ट्र के नाम संदेश होगा दूरदर्शन पर, और जाहिर है दूरदर्शन पर होगा तो वो सभी चैनल भी देखेंगे उसको। पर मैं जो अपनी बात कह रहा था कांग्रेस की, मुझे लगता है कि उनको ये जो रिफॉर्म की जो लाइन पर वो चल रहे हैं, अब उससे अब पीछे नहीं हटना चाहिए। जो फैसले ले लिए वो तो ले ही लिए। FDI फार्मा में आना चाहिए, इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिल्कुल इसको भी हम गंभीरता से देखेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप शायद उल्लेख कर रहे थे कुछ देर पहले कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो चीनी दी जाती है 10 रुपए किलो, उसको बढ़ा के 13 रुपए करने की बात हो रही है। 13 रुपए की बात, 13 रुपए बढ़ाकर वो 13.5 रुपए बढ़ाकर वो 24 23.5 24 हो गई है, क्योंकि 39 रुपए की चीनी इनको पड़ती है फैक्ट्री से। तो वो एक ये कदम है। इस तरह के कदम लगातार उनको उठाने पड़ेंगे। साथ ही उनको अपना जो पार्टी का संगठन है वो मजबूत करना पड़ेगा, कांग्रेस को उसमें नए लोगों को लाना पड़ेगा। उसमें राहुल गांधी पर आप लोग चर्चा करेंगे कुछ देर बाद। जो सरकार है, जो मंत्रिमंडल है, उसका दोबारा गठन होगा। 16 साल बाद ये बताया जा रहा है कि रेलवे मंत्रालय एक बार फिर सरकार के पास होगा, तो ये सारे कांग्रेस के पास होगा। तो ये सारे वो कदम हैं जो उनको आने वाले दिनों में उठाने हैं। यानी एक तरीके से उनका भी रास्ता बहुत साफ है और उनको उस रास्ते पर लगातार चलते जाना है। आप पाएंगे कि कांग्रेस का ग्राफ ऊपर ही आपको मिलेगा। सिंह साहब, ये कहा जा रहा था कि ब्लैक फ्राइडे तो नहीं रहने वाला, लेकिन अभी जो जैसा दिबांग ने भी पूरी बात को रखा, ऐसा लग रहा है कि सरकार भी घाटे में नहीं है, वो इस चीज के लिए तैयार थी। नहीं, दिबांग के ऑप्टिमिज्म से मुझे बहुत मसरत हुई, बहुत खुशी हुई कि इतना आशावादी हैं कि उधर ममता को भी गेन हो रहा है, इधर कांग्रेस को भी गेन हो रहा है। मुझे कहीं से नहीं नजर आ रहा है कि कांग्रेस को गेन कैसे हो रहा है। उदाहरण के तौर पे ये कहना कि साहब डिस्कोर्स शिफ्ट कर दिया, कोलगेट तो एक अवश्यंभावी चीज हो गया है। पूरी सोसाइटी में कोलगेट को लेके कांग्रेस का ग्राफ परमानेंटली नीचे आ गया है। अब अगला स्टेप है कि ये सरकार क्या लेजिटिमेसी अभी भी है इसको शासन करने का, वो लूज कर रही है। प्रश्न इसका नहीं कि ममता के 19 मेंबर चले गए, प्रश्न यह नहीं कि मुलायम सिंह साथ हैं या मायावती रहेंगे कि नहीं रहे। प्रश्न यह है कि क्या ये गवर्नमेंट लेजिटिमेसी अभी भी है इसको शासन करने की। अब आप इस पे आए कि रिफॉर्म्स, मैंने जैसा पहले कहा था 22 साल के रिफॉर्म्स के बाद आज आप देखें तो रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जा रहा है। पिछले 40 साल में पर कैपिटा फूड ग्रेन कंजम्पशन 496 से 431 ग्राम पर डे हो गया है। 60 ग्राम आपका कम मिल रहा है, जबकि अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं। उसके अलावा आप देखें डीजल की सब्सिडी आप दे रहे हैं, फर्टिलाइजर में आप सब्सिडी जबरदस्त देते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि इस फर्टिलाइजर का जो यूरिया है, इसका जो सब्सिडी आप देते हैं, ये स्मगल होकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा इन जगहों पे पहुंचता जा रहा है। आपका स्टेट मशीनरी इसको रोक नहीं पा रही, फिर आप किसानों का गला दबाएंगे। ये पूरा का पूरा एक फॉल्टी सिस्टम है जो इकोनॉमिक पॉलिसी आप लाए हैं। 22 साल में आज तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए। ब्राजील में हुआ, बोल्सा फैमिलिया टाइप की स्कीम आई, जिस कंट्री का, भारत की आज इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है और गरीबी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो इसमें कहना कि रिफॉर्म्स, मुझे तो लगता है पहला काम करें, अगर सरकार को जिंदा रहना है और पॉपुलर होना है तो रिफॉर्म्स इमीडिएटली अनाउंस करे कि खत्म हुआ ये रिफॉर्म्स, हम फिर से वापस। आप इस पर जरूर कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन विनोद जी एक शॉर्ट कमेंट आपका, सरकार को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मुझे लगता है कि सरकार की जो दिशा है
उस दृष्टि से मैं दिवांग से सहमत हूं कि निश्चित रूप से सरकार को फायदा हुआ है। फायदा इसलिए हुआ है कि आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए यूपीए 2 का। ममता बनर्जी हमेशा इस सरकार के लिए एक हर कदम पर एक स्पीड ब्रेकर का काम करती रही। जब भी चाहे वो लोकपाल का मामला हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मसला हो, चाहे वो बीआई का मामला हो, जब भी सरकार ने कुछ भी करने की कोशिश की, इंटरनल सबसे ज्यादा विरोध ममता बनर्जी की सबसे हुआ। और यहां तक कि कैबिनेट में उनके मंत्री होते थे और बाहर निकलने कहते थे कि हमसे राय नहीं ली गई, हमसे सलाह नहीं ली गई ना। उनका अपना रेल मंत्री रेल का किराया बढ़ाता है और ममता बनर्जी उस मंत्री को इस्तीफा देने में मजबूर करती है। तो